पहली बात तो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करना सर। देखिए, आपने अलादीन का जादुई चिराग की कहानी सुनी है। अलादीन नाम का आदमी था, उसके पास एक जादुई चिराग था जिसमें से जीनी प्रकट होता था। जीनी बाहर निकल के पूछता था, हुक्म मेरे आका, और आका की जो भी इच्छाएं थी वो ये पूरी करता था। ये कहानी को हमारे माइंड के साथ कंपेयर करते हैं। जो जादुई चिराग है वो हमारा दिमाग है, कॉन्शियस माइंड है वो अलादीन है, और जीनी सबकॉन्शियस माइंड है। यानी सबकॉन्शियस माइंड को जब तक काम नहीं दोगे तब तक एक्टिव नहीं होगा, वो पैसिवली पड़ा रहेगा। कि स्ट्रेस से एजिंग बढ़ता है आपका। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो 40 के और 60 के दिखते हैं, और ऐसे भी देखे जो 75 के और 50 के लगते हैं, है ना। तो फर्क क्या है, हमारी 3 टाइप की एज होती है। स्ट्रेस है, इतना काम है बहुत सारा, किसी को जॉब का, किसी को काम का, बच्चों का, फैमिली का, घर का, इतना स्ट्रेस है। जैसे आप बात कर रहे हो पतंजलि योग सूत्र, और किसी भी ये योगी लोग करते हैं, ये बिल्कुल जो संन्यास लेकर चले गए हैं वही कर सकते हैं। क्या ये ऐसे हम लाइफस्टाइल में जी के कर सकते हैं? ये गाड़ी आपके पास है, ये टेम्पररी है परमानेंट है? गारंटी है कि 100 साल रहेगी, ये कल नहीं चली जाएगी। आपका शरीर परमानेंट है, टेम्पररी है? ये भी चला जाएगा टेम्परेरी। रिलेशनशिप ये भी ख़त्म हो जाएगी, मगर उसको हम परमानेंट समझते हैं। और हमारा काम फोकस क्या रहता है, ये टेम्पररी चीज़ों को ही जमा करने में ही हमारा दिन चला जाता है। सुबह से शाम तक हम स्ट्रेस किस लिए क्रिएट करते हैं? ये टेम्पररी चीज़ है जो साथ में लेके नहीं जा सकते। आपका मन जो परेशान है वो आपके सराउंडिंग्स में और आपकी फैमिली, आपके ऑफिस, ऐसे आपके कलीग्स, इनसे टेक्निक है ना उनको हैंडल करने की। उनको हैंडल करना कैसे? सब टेक्निक है। जितने भी नेगेटिव लोगों के बीच में रहो, आप फिर भी पॉजिटिव रह सकते हैं। टेक्निक है, अपने आप को एक इनविजिबल शील्ड बना के रखने का है पॉजिटिविटी का। चाहे आजू बाजू में कितनी भी नेगेटिविटी रहे, ये शील्ड आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे ना, जितना आपका पॉजिटिव शील्ड बनना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, आज हमारे एकल भारत के स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर जितेंद्र आडिया जी, जो एक MBBS डॉक्टर भी हैं और एक माइंड पावर थेरेपिस्ट हैं। ये माइंड पावर पे बहुत सारी क्लासेस लेते हैं, ऑल ओवर इंडिया वर्कशॉप्स लेते हैं और हमें ट्रेन करते हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हाउ मेडिटेशन हेल्प्स, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बहुत सारे आते हैं। मैनिफेस्टेशन के बारे में हम इतनी बातें सुन रहे हैं, उसको डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं कैसे उस पर काम करें, तो आज का पॉडकास्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपनी बॉडी को, हम एजलेस होने के बारे में भी बात कर रहे हैं, अगर आप आज 20 साल के हैं तो आप 10 साल के बन सकते हैं। अगर आप 50 साल के हैं तो आप 25 साल के जैसे दिख सकते हैं। ये हर कोई चाहता है कि वो अपनी एज कम से कम दिखाए, कम से कम दिखे। तो उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो आज हम एक वेल रिनाउंड स्पेशलिस्ट, माइंड पावर स्पेशलिस्ट के साथ बैठे हैं स्टूडियो में, और आप उनसे बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो एंड तक जुड़े रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट में। सर, बहुत सारे पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं जो सबकॉन्शियस माइंड और माइंड पावर पे बात करते हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं। सर, सबकॉन्शियस माइंड आखिर क्या है? आप इसकी क्या पावर है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? पहले तो ये जानते हैं कि माइंड क्या है। जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रहता है, वैसे हमारा जो दिमाग है, जो हमारी खोपड़ी के अंदर है, वो हार्डवेयर है, और दिमाग के अंदर जो काम करने वाला है वो सॉफ्टवेयर है, उसको हम माइंड कहते हैं। हमारे पास 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो दोनों माइंड में से एक कॉन्शियस माइंड है जो 10% पावर वाला है, दूसरा 90% पावर जिसके पास है वो सबकॉन्शियस माइंड है। और उनके पास सबसे ज़्यादा पावर है। खास करके हमारे जितने भी सपने पूरे करने होते हैं, वो सपने पूरे करने के सब पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। कौन सा सपना देखना है ये कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है, और सपने को अचीव करने का काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो बिना सबकॉन्शियस माइंड पावर को जाने और सही तरीके से इस्तेमाल किए बिना आपके बड़े बड़े सपने पूरे नहीं होते हैं। तो इसलिए हर इंसान को जानना चाहिए कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे काम करता है, और उसका हम कैसे इस्तेमाल करें। सर, पर आपने कहा कि 10% माइंड कॉन्शियस है और 90% सबकॉन्शियस, पर सब लोग 10% माइंड में ही फंसे रह जाते हैं। क्यों हम उस सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ नहीं कर पाते? सही बात है, 10% में से भी 10% यूज़ करते हैं, यानी टोटल माइंड पावर का सिर्फ 1% यूज़ करते हैं, और फिर भी डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। तो सोच लो कि ज़्यादा इस्तेमाल किया तो क्या होगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि क्यों सबकॉन्शियस माइंड इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। इग्नोरेंस। क्यों पता नहीं है? क्योंकि दुनिया के कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ये सिखाती नहीं है। मैं दुनिया के सभी बड़ी यूनिवर्सिटी में पर्सनली जाके चेक किया है, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, येल, ड्यूक,
सभी प्रिंसटन के कहीं माइंड पावर का कोर्स दिया जाता है, कहीं भी नहीं। इनफैक्ट मुझे जाना पड़ा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर की यूनिवर्सिटी में, उनके प्रोफेसर को सिखाने को गया था मैं। और पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रेज योर हैंड। एक भी हाथ ऊपर नहीं हुआ था। ये स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने मैनहट्टन के डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर का प्रोग्राम किया था न्यूयॉर्क में। वहाँ भी सेम सवाल पूछा था, कितने लोग ये जानते हैं, किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया था। जिनकी पूरी ज़िंदगी मैनहट्टन में गई है वैसे लोग। इतना बड़ा इग्नोरेंस है। इसीलिए तो मैंने मिशन रखा है कि करोड़ों लोगों तक माइंड पावर का नॉलेज पहुँचाना है मुझे, और उसकी वजह से देश का भला हो। तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे काम कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, जो एक एक इंडिविजुअल में है लेकिन किसी को पता नहीं है। पता ही नहीं है। वही तो कितनी दुख की बात है कि आपके पास है और मगर आपको कैसे इस्तेमाल करना पता नहीं, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। तो अवेयरनेस क्रिएट करना है और उसका ट्रेनिंग देना है, वही मेरा काम है। कितने सालों से कर रहा हूँ ये। अगर पता भी होता है हमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो क्यों हम बार बार उस नेगेटिव पैटर्न में पड़ जाते हैं? जैसे मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, मैं इतनी बार सुन चुकी हूँ ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, बट फिर भी जब कुछ सामने आता है नेगेटिव तो हम उसी पैटर्न में ही फॉलो करने लगते हैं। क्या इसका कुछ हमारे बचपन से रिलेशन होता है? सही बात करी आपने। देखिए, मैं फिल्मों का एग्जांपल देता हूँ। कोई फिल्म कैसे बनती है, पहले उनकी स्टोरी होती है, प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, स्टोरी राइटर उनको स्टोरी सुनाता है, उनको पसंद आया तो फिर वो स्क्रिप्ट राइटर को देते हैं, उनकी स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसमें हर एक सीन को डिस्क्राइब किया होता है। बाद में वो एक्टर के पास जाते हैं, एक्टर को बोलते हैं ये स्क्रिप्ट है, बोलो काम करना है तो साइन करो, तो साइन करता है। फिर उसका शूटिंग स्टार्ट होता है, फिल्म कंप्लीट होती है। अब हम शोले पिक्चर की बात करें, शोले पिक्चर बहुत हिट हुआ, उसमें लास्ट शूटिंग चल रहा है, ऐसा इमेजिन करो, जहाँ अमिताभ बच्चन को गब्बर सिंह की गोली से मरना है। अच्छा, वो डे टाइम पे शूटिंग के पहले अमिताभ का मूड चेंज हो जाता है। वो डायरेक्टर को बोलता है नहीं नहीं, मुझे आज मरने का सीन नहीं करना है, मेरी मम्मी ने ना बोला है, वो मेरा ये मरने वाला सीन देख के बहुत दुखी होती है, ऐसा करो धर्मेंद्र को मार दो। तो ये पॉसिबल है कि वो वहीं पे डिसीजन चेंज करके धर्मेंद्र को मार दे? नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने एक स्क्रिप्ट में साइन किया है। ये एग्रीड कि मैं यही स्क्रिप्ट के हिसाब से मेरा एक्टिंग करूँगा, मेरा रोल प्ले करूँगा। तो इस पृथ्वी के ऊपर हम जो भी रोल प्ले करते हैं वो एक इनविजिबल स्क्रिप्ट के हिसाब से करते हैं, और वो इनविजिबल स्क्रिप्ट हमें कंट्रोल करती है। हमें पता ही नहीं है कि वो स्क्रिप्ट से हम कंट्रोल्ड है, और ये स्क्रिप्ट हमारी बचपन से बन जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, दुनिया में आए तब से हमारी स्क्रिप्ट बनना शुरू हो जाती है। 18-20 साल के हो जाते हैं तब तक स्क्रिप्ट बन जाती है। उसमें सब लिखा जाता है, कौन सी सिचुएशन में हम कौन सा रिस्पॉन्स देंगे से लेके क्या सोचेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सब कुछ उसमें आ जाता है। और वो ये इनविजिबल स्क्रिप्ट हमें कंट्रोल करती है। चाहे कितने भी मोटिवेटर को सुन के आ जाओ, मगर आप वहीं के वहीं इसलिए रहते हैं कि स्क्रिप्ट का कंट्रोल से आप छूट नहीं पाते। और स्क्रिप्ट को अगर आपने समझा और स्क्रिप्ट को बदला तो ही रिजल्ट बदलता है, नहीं तो किसी को सुनने से, नॉलेज से नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों में कितने लोगों को पता होगा कि एक्सरसाइज करना चाहिए, उससे हेल्थ अच्छी रहती है? कितने परसेंट लोगों को? एजुकेटेड 100% को। और करते कितने लोग हैं? 10%। 90% लोग क्यों नहीं करते हैं? उसके स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है। 10% क्यों करते हैं? उसकी स्क्रिप्ट में आ गया है कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, उठ कर कर पहले। समझे ना? तो ये सब स्क्रिप्ट का खेल है। तो जब तक अपनी स्क्रिप्ट नहीं समझोगे, उसको बदलोगे नहीं, तब तक रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये स्क्रिप्ट को बदलना। आप कह रहे हो कि सबकॉन्शियस माइंड से हम अपनी क्या इनविजिबल स्क्रिप्ट भी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट पड़ी रहती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही, क्योंकि हमारा मेमोरी का स्टोर हाउस सबकॉन्शियस माइंड है। स्क्रिप्ट भी वहीं पड़ी रहती है। तो हमें क्या करना है कि कॉन्शियस माइंड इज द स्क्रिप्ट राइटर, और स्क्रिप्ट पड़ी रहती है सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड इज ए वॉचमैन, उसको पता रहता है, वो चाहे तो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है। दूसरी भाषा में कहे तो सबकॉन्शियस माइंड इज़ ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड कॉन्शियस माइंड इज द प्रोग्रामर। तो कंप्यूटर में जाके अपने हार्ड डिस्क खोल के लॉगिन करके स्क्रिप्ट को चेंज कर सकता है। सिर्फ उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए कि स्क्रिप्ट को कैसे हमें पहचानना है, कैसे चेंज करना है, जीवन बदल जाएगा। चेंज योर स्क्रिप्ट, चेंज योर लाइफ। तो आप मुझे कोई 2 या 3 आप 3 पॉइंट्स बताइए कि क्या हम कैसे हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट कर सकते हैं, क्यों हम नहीं सुन पाते हैं? पहली बात तो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करना। देखिए, आपने अलादीन का जादुई चिराग की कहानी सुनी है। अलादीन नाम का आदमी था, उसके पास एक जादुई चिराग था जिसने से जीनी प्रकट होता था।
जिनी बाहर निकल के पूछता था हुक्म मेरे आका, और आका की जो भी इच्छाएं थी वो ये पूरी करता था। ये कहानी को हमारे माइंड के साथ कंपेयर करते हैं। जो जादुई चिराग है वो हमारा दिमाग है, कॉन्शियस माइंड है वो अलादीन है, और जीनी सबकॉन्शियस माइंड है। यानी सबकॉन्शियस माइंड को जब तक काम नहीं दोगे तब तक एक्टिव नहीं होगा, वो पैसिवली पड़ा रहेगा। तो उसको पहले जगाना पड़ता है, उससे कनेक्ट होना पड़ता है। कनेक्ट होने के लिए हमें इनर जर्नी करनी पड़ती है, हमारे अंदर की मुसाफरी। हम बाहर बहुत घूमते रहते हैं मगर कभी अपने अंदर नहीं जाते हैं। ये इनर जर्नी है, गोइंग विद इन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत कम लोग करते हैं। आप मेडिटेशन करते हैं, मुझे लगता है 1% से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में मेडिटेशन नहीं करते हैं। जब आप मेडिटेशन या रिलैक्सेशन करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास जाते हैं, क्योंकि वो अंदर डीप में है और वहाँ से कनेक्ट होते हैं। और अगर रेगुलर मेडिटेशन चालू रखा तो सबकॉन्शियस माइंड से आपकी दोस्ती हो जाएगी, फिर आपको उससे काम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं सबको ये कहूँगा कि पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती करो, रेगुलर रिलैक्सेशन या मेडिटेशन करो। जितना हमारा दिमाग बाहर की दुनिया में घूमता रहेगा ना, आप सबकॉन्शियस माइंड से दूर रहोगे। और आजकल तो इतने डिस्ट्रैक्शन है कि हमें अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलता है, डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहते हैं। तो इसलिए सबको कहता हूँ पहले डिस्ट्रैक्शन से दूर होने की आदत रखो, अंदर की दुनिया के साथ जुड़ जाओ और देखो क्या होता है ज़िंदगी में, मज़ा ही मज़े है। तो मेडिटेशन आपको लगता है एक यही तरीका है जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ सकते हैं, जैसे आपने बोला दोस्ती कर सकते हैं। यस, दैट इज द ओनली। अच्छा, कोई बचपन के जो हमारे ट्रॉमास और जो हमने बचपन में सीखा है वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे आज के बिहेवियर में? सब कुछ पड़ा रहता है, सब क्या हम उसे भी बदल सकते हैं? बिल्कुल, उसको बदल सकते हैं। मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन से नहीं, एनएलपी की एक एक्सरसाइज है। देखिए ज़्यादातर हिंदुस्तान में कहीं भी देखो, बचपन में बहुत सारे नेगेटिव घटनाएं एक्सपीरियंस की होती है, बहुत सारे ट्रॉमाज रहते हैं। तो पास्ट पेनफुल मेमोरी हमारी स्क्रिप्ट में चली जाती है, वो हमें अभी भी सुखी नहीं होने देती है। हमारे हर बिहेवियर में कहीं ना कहीं दिख जाती है, हमारी सोच में, बिहेवियर में, लाइफस्टाइल में। तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है। उसके लिए एनएलपी करके एक साइंस है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसकी एक टेक्निक है हाउ टू रिमूव पास्ट पेनफुल मेमोरी। वो कॉन्शियस लेवल से ही होती है, उसको सबकॉन्शियस माइंड में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सेटिंग चेंज हो जाता है पूरा। तो वो करवाने से उनके पास पेनफुल मेमोरी चली जाती है, बाद में उसकी इफेक्ट हमारे इस जीवन पे नहीं आती है। बहुत अच्छी पावरफुल टेक्निक है। मैंने आपके कुछ प्रोग्राम्स में सुना है आप विजन बोर्ड की भी बात करते हैं। Yes. विजन बोर्ड हम कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, पहली बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देने की बहुत सारी भाषाएं हैं। उसमें एक चित्र की भाषा है, एक शब्द की भाषा है, ये दोनों मेन है। एक भावनाओं की भाषा है, यानी इमोशंस की भाषा है। मगर ज़्यादातर हम जानते हैं और करते हैं वो विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन। विजुअलाइजेशन यानी यहाँ कपाल पे जो हमारा मेंटल स्क्रीन है उसके ऊपर हमें पिक्चर देखना, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सेम चित्र अंदर चले जाए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। इसलिए एक हम पहले बाहर एक चित्र बना लेते हैं, जिसको हम विजन बोर्ड कहते हैं। विजन बोर्ड यानी सपनों का बोर्ड। आपके जो भी सपने हैं वो सपने का पिक्चर लगाना है, डेडलाइन लगानी है, साल या महीना या तारीख, और फिर दीवार पे लगा देना है और बार बार उसको देखते रहना है। और कभी कभी रिलैक्सेशन करके, मेडिटेशन करके और एक्टिवली देखना है। पैसिवली भी देखो, एक्टिवली भी देखो। और ख़ास करके ऐसा देखा गया है कि रात को सोने के पहले हम नेचुरली सबकॉन्शियस से कनेक्टेड रहते हैं, सुबह उठ के थोड़ी देर के लिए रहते हैं। तो अगर आपने वो विज़न बोर्ड को दीवार पे लगा दिया बेडरूम में, बेड के सामने, तो रात को उसको ही देखते देखते सो जाओ, नींद में चले जाओ, तो सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर जाएगा। सुबह उठ के थोड़ी देर देखो, फिर उठो, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल होगा। और जितना ज़्यादा रिपीटेशन करोगे ना, उतना ज़्यादा फायदा होगा। और नज़र के सामने आपके गोल होने चाहिए। मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूँ, नज़र के सामने जिगर के पास। ऐसा है, जो नज़र के सामने रहेगा वही जिगर के पास रहेगा। तो आपके गोल आपके जिगर के पास भी होना चाहिए। जिगर यानी सबकॉन्शियस माइंड। क्या फास्टेस्ट तरीके हो सकते हैं कि व्यक्ति अपने अंदर के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ सके और अपना अंदर नेगेटिविटी को कम कर सके? फास्टेस्ट वे तो नहीं, बेस्ट वे बताया तो देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। पहली बात यह है, एक दिन में रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। इतने सालों का प्रोग्रामिंग अंदर पड़ा है, उसको एक घंटे में नहीं निकाल सकते हैं। बट हाँ, देयर आर डेफिनेट मेथड जिससे आप जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक है पावर ऑफ इंटेंशन, वाइंडर की किताब है। जब आप कोई भी डिसीजन लेके इमोशन के साथ उसको डिक्लेयर करते हैं ना, संकल्प जिसको कहते हैं, एक ज़बरदस्त इंटेंशन के साथ ये डिक्लेयर करते हो ना, सबकॉन्शियस माइंड को एक स्ट्रॉन्ग कमांड चला जाता है, उसका रिजल्ट भी जल्दी मिल जाता है, जिसको हम संकल्प शक्ति कहते हैं, पावर ऑफ इंटेंशन। एक तरीका है जल्दी से जल्दी उनसे काम करवाने का।
और वो इंटेंशन को यानी संकल्प को बार 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 दिन में याद करो उसको। जितना यहाँ घूमता रहेगा ना उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, बट नॉट इन अ डे। मान लो आज आपके पास सोनेट गाड़ी और कल मर्सिडीज चाहिए तो कल नहीं आ जाएगी, मगर 2-4 महीने के बाद या 2 साल के बाद आ सकती है। तो क्या हम इसको हमारी जो मैनिफेस्टेशन, इसको मैनिफेस्टेशन का नाम देते हैं, वही है? जो चीज़ हकीकत में बन जाती है। देखिए सीक्वेंस क्या है, हमारे कॉन्शियस माइंड में पहले हम सोचते हैं, फिर इच्छा प्रकट करते हैं कि हमें जीवन में ये चाहिए, फिर हम डिसीजन लेते हैं, हाँ ये चीज़ मुझे सुखी करेगी, फिर उसको हम विज़न बोर्ड पे लगाते हैं, फिर डेली विजुलाइज करते हैं, वो पिक्चर सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर प्लानिंग करता है, अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, और हमें इंट्यूशन के जरिए वो हिंट देता है कि तुम इसको मिलो, ये काम करो, तुम्हारा गोल अचीव हो जाएगा। तो वहाँ तक सबकॉन्शियस माइंड रोल करता है। फिर हमारा कॉन्शियस माइंड अपॉर्चुनिटी को पहचानता है और उसके ऊपर एक्शन लेता है, और फिर रिजल्ट मिलता है। ये जो रिजल्ट मिलता है इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। बट ये पीछे की सीक्वेंस है वो आपको पता होनी चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरे जीवन में तो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही मैनिफेस्ट हुआ था। ऐसा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई मुझे 20 लाख का गाड़ी गिफ्ट में दे। मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने 20 लाख का गाड़ी गिफ्ट किया था। तो ऐसी ऐसी चीज़ मेरे जीवन में होती थी, क्योंकि मैं सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती बहुत करके रखी है इतने सालों के प्रैक्टिस से। मैनिफेस्टेशन करते रहने से, बहुत ज़्यादा करने से, क्या हम ऐसा हो सकता है कि डिल्यूजन की लाइफ में चले जाएं? ऐसा लगे कि हम तो नकली ही जीवन जी रहे हैं? नहीं, वो अलग चीज़ है, वो आपकी एक मान्यता रहती है। जब भी आप कोई सोचते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, डिल्यूजन है, ये मत कर, ये मत कर, ऐसा है। बट आप कॉन्शियसली सोच के विथ इंटेंशन के साथ करोगे, सब कुछ प्लानिंग के साथ, तो डिल्यूजन नहीं होता है। वो मुंगेरी लाल के सपने नहीं होते। डिल्यूजन यानी मुंगेरी लाल के सपने नहीं, वो उसमें इमोशन जुड़ी हुई नहीं रहती है, वो कॉन्शियसली नहीं होता, उसके पीछे कुछ ज़्यादा इंटेंशन भी नहीं रहता है। वो ख्याली पुलाव कहते हैं ना, ख्याली पुलाव रहता है। हम सबकॉन्शियस माइंड पे हमने अभी बात करी। अब आप बहुत सारा काम आप टाइम मैनेजमेंट या और नई नई आप किताबें लिखने, इन सब पे लगाते हैं। आजकल आप लेटेस्ट क्या कर रहे हैं? वेरी गुड। मेरी अब नया जो पैशन है वो है एजलेस बॉडी। एजलेस बॉडी जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे कोई 75 का मानता ही नहीं है, 55 मानते हैं। सीनियर सिटीजन का बेनिफिट लेने जाता हूँ तो सब कार्ड मांगते हैं कि आप सीनियर सिटीजन हो ही नहीं सकते। तो जैसे मेरी 15-20 साल कम दिखता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे, इवन मोदी साहब ने भी बोला था ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि एजलेस मैं दिखता हूँ। तो मैं सोचा कि ये बाय एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि मैं जो लाइफस्टाइल जी रहा हूँ वो लाइफस्टाइल मुझे एजलेस रखती है। और फिर मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ तो मैंने काफ़ी उसके ऊपर स्टडी किया है। दीपक चोपड़ा की वो किताब भी पढ़ी है, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। तो मुझे लगा कि ये ज्ञान हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। और हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है मालूम है? यंग दिखने का। नीता अंबानी को देखते हो ना, हैं उनके जो भी आप पॉडकास्ट देखते हो उसमें वो कोशिश क्या, इंटेंशन क्या रहता है कि मैं यंग दिखूँ, मुझे बहुत सारे लाइक मिले, सब मुझे अप्रिशिएट करें, है ना। कितना ध्यान देती है, इतने सारे लोग मेकअप करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, उसके पीछे क्या रहता है इरादा? यंग दिखने का, है ना। और लेडीज़ को तो सबसे बड़ा कम्प्लीमेंट यही है कि आप बहुत यंग दिख रही हो, वो खुश हो जाती है। हाँ, तो ये जो बहुत बड़ी जो इंसान की इच्छा है यंग दिखने की, दोनों को है, मेल फीमेल दोनों को। तो यंग दिखना क्यों? यंग बन जाओ ना, जो बनोगे वो दिखोगे, जो हो वो दिखोगे। तो अंदर से बाहर से यंग दिखने के तरीके नहीं करना है, मेकअप, कपड़ा, ये वो। आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप हमेशा यंग रहो, लंबा जियो। तो मेरी जो नया किताब आ रहा है वो एजलेस बॉडी, जिसके अंदर एजलेस कैसे दिखना है और लंबा कैसे जीना है, दोनों का संगम रखा है मैंने। अभी नेक्स्ट मंथ पब्लिश हो रही है। उसके बाद फिर हम प्लान करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में उसके प्रोग्राम्स करेंगे। फिर एजलेस बॉडी के क्लिनिक पूरे इंडिया में खोलेंगे हम। ऐसा अहमदाबाद का तो जगह और सब कुछ डिसाइड हो गया है। अगले महीने से हम एजलेस बॉडी के क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मेरा कंसल्टेंट का रोल रहेगा ऐसा। और मुझे मालूम है कि सबको इच्छा होती है, मगर जो कन्विंस होंगे वो हमारे पास आएंगे, मुझे बनना है एजलेस, ऐसा है ना। और कितनी बड़ी बात है कि आपका 10-20 साल हम कम करवा दे, हमारी एडवाइस से आप फॉलो करो और हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा आपके भी 10 साल हम कम करवा देंगे। क्या क्विक टिप्स दे सकते हो आप? 2 ऐसे टिप्स बताइए जो हम डेली लाइफस्टाइल में चेंज करके अपनी एज को कम कर सकते हैं। सबसे पहले बात है कि हेल्थ कैसे ठीक रहती है।
देखिए हम देखते हैं कि दिखने में हेल्दी लोग जिम में एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक से मर जाते हैं, देखा है ना। कल रात को शूटिंग करता है और रात को मर गए। अभी वो जरीवाला, शेफाली जरीवाला ने क्या था, शी डाइड वाई, उसने जो इंजेक्शन लिया था वो यंग दिखने का था, यंग दिखने के लिए उसने इंजेक्शन लिया और उसकी वजह से उनका डेथ हो गया। माइकल जैक्सन यंग देखने के लिए सब कुछ करता था और वो इंजेक्शन से ही मरा है 50 साल में, जब उसको 150 साल जीना था, और उसने कितना पैसा उसके पीछे खर्चा किया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी 4 टाइप के प्रेजेंटेशन देती है इस दुनिया में, यानी 4 जितेंद्र अड़िया है। एक जितेंद्र अड़िया का शरीर, एक जितेंद्र अड़िया का माइंड, मन जो कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस, एक जितेंद्र अड़िया का दिल जो मानता नहीं यानी इमोशनल पार्ट, और एक जितेंद्र अड़िया का आत्मा। ये 4 हमारे अलग अलग एग्जिस्टेंस है। ये चारों जब हेल्दी रहते हैं ना तो हम यंग होते हैं और लंबा जीते हैं। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, स्टीरॉयड के इंजेक्शन लेते हैं, सिर्फ बॉडी का केयर करते हैं और धोखा कहीं और खा जाते हैं वो, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको लंबा जीना है, यंग रहना है, तो आपका दिनचर्या, जीवन की लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए जिसमें शरीर को भी एक्सरसाइज मिले, उसके भी हेल्दी रखने के तरीके होते हैं, माइंड के भी होते हैं, दिल के भी होते हैं और आत्मा के भी होते हैं। तो सभी चीज़ आपके लाइफस्टाइल में होनी चाहिए। अब शरीर की बात करें तो बचपन से हमको स्कूल में सीखा गया, फैमिली में सीखा, ब्रश करो, शरीर को स्वच्छ रखो, पौष्टिक आहार खाओ, एक्सरसाइज करो, ये सब चीज़ें हमें शरीर को यंग रखता है। ठीक है, माइंड को यंग रखने के लिए हमें पॉजिटिव बनना है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ रहना है। अगर पॉजिटिव माइंड रखोगे तो आपका माइंड हेल्दी रहेगा। तो उसके लिए मैंने मन की प्रार्थना करके एक ट्रैक बनाया है, शायद आपके पास है वो, नहीं तो मैंने यूट्यूब में फ्री में रख दिया है मन की प्रार्थना, बहुत सारे लाखों लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मन की प्रार्थना इज़ अ पॉजिटिव एफर्मेशन, जो उसको रेगुलरली 21 दिन करता है उनका माइंड पॉजिटिव बन जाता है। तो पॉजिटिव माइंड इज़ ए हेल्दी माइंड, नेगेटिव माइंड इज़ ए सिक माइंड। तो माइंड को एक्सरसाइज मेनली होता है ये एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन डेली करना चाहिए। फिर होता है दिल यानी इमोशनल पार्ट। तो इमोशन में क्या होता है कि हमारे लोगों के साथ इंटरेक्शन में बहुत बार ऐसा होता है, लोगों का बिहेवियर हमें पसंद नहीं आता, हम गुस्से हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके साथ मारामारी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो एक्साइटमेंट है वो हमारा इमोशनल बस्ट है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो पहले तो एंगर मैनेजमेंट हमें सीखना चाहिए यंग और हेल्दी रहने के लिए। दूसरी बात है कि दूसरे लोगों ने हमें कुछ कहा तो हमें बुरा लग जाता है, हम रुठ जाते हैं और पकड़ के रखते हैं। तो जीवन में अभी तक कितने सारे लोगों ने हमें बुरा लगवाया है अपने बिहेवियर से, जो हमने बैगेज अंदर जमा करके रखे, कचरा जमा करके रखा है। वो कचरा हमारी हेल्थ को अच्छी नहीं रखता है। तो ये सब कचरा हमें निकालना पड़ेगा। फॉरगिवनेस वाली एक्सरसाइज और बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जिससे, और अगली बार यानी अब के बार जब हमने सीखने के बाद जब भी किसी ने ऐसा बिहेवियर किया जिससे हमें बुरा लगा तो हमें इमीडिएटली उसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढना है, नहीं कि उसको अंदर जमा होने देना है। तो अगर आपका इमोशनल पार्ट हेल्दी रहा तो आपके ओवरऑल हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। फिर आता है आत्मा। आत्मा का काम क्या है, सबका भला करना है। अगर हमारे इंटेंशन सही है, हम सबका भला करना चाहते हैं, जैसे ये एकल विद्यालय है जिसमें सभी जुड़े हुए हैं, उनका आत्मा प्योर ही होगा तभी यहाँ आके टाइम देते हैं और ये सोचते हैं कि आदिवासी बच्चों का भला हो। तो ये आत्मा की एक्सरसाइज है, आत्मा को पॉजिटिव रखने का है। तो कहने का मतलब है कि हमारी लाइफस्टाइल में ये चारों चीज़ का जब संगम होता है ना तो हम हेल्दी भी रहते हैं और एजलेस भी होते हैं। सिर्फ जिम में जाके वो वजन उठाने से कुछ नहीं होता है, और हमने तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जिम में मरने वाले लोगों का, ऐसा है। तो और आजकल बहुत बड़ा स्ट्रेस का फैक्टर है, स्ट्रेस बहुत लोगों को मारता है, नंबर 1 किलर ही स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सीख लेना चाहिए और अपनी लाइफ में मैनेज करते रहना चाहिए अगर लंबा जीना है और यंग रहना है तो, क्योंकि स्ट्रेस से एजिंग बढ़ता है आपका। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो 40 के और 60 के दिखते हैं, और ऐसे भी देखे जो 75 के और 50 के लगते हैं, है ना। तो फ़र्क क्या है, हमारी 3 टाइप की एज होती है। कैलेंडर एज, जो कैलेंडर के हिसाब से, जैसे मेरा 75 ईयर्स हो गया। एक होती है मेंटल एज। अभी यंग लोगों का माइंड कैसा रहता है, नई नई चीज़ सीखने का, नई चीज़ में इंटरेस्ट लेने का, एक्साइट जल्दी होने का, पार्टी पिकनिक ये सब पसंद आने का, है ना। तो ऐसा आपका माइंड होना चाहिए। तो आपको भी पसंद आता है? मुझे पसंद आता है। मैं अभी दीपक दाबलिया की बेटी की शादी में नासिक गया था,
रात को 2 बजे तक यंगस्टर के साथ मैंने डिस्को में डांस किया, मैं वैसे 10 बजे सोने वाला हूँ। सब हैरान हो गए कि मैं रात को 2 बजे तक वहाँ डिस्को में डांस कर रहा था। तो मैं यंग जैसा फील करता हूँ। तो यंग के जो माइंड रहता है ना, वैसा मैंने माइंड बना के रखा है। और एक होती है हमारी बायोलॉजिकल एज, यानी हमारी सेल्यूलर एज। मैंने अभी मेरा चेक करवाया, मेरी बायोलॉजिकल एज 39 है, मेरी मेटाबॉलिक एज 39 है, आधी से कम या आधी नियरली, है ना। तो ऐसा देखा गया है कि आपका मेंटल एज को आपकी बायोलॉजिकल एज फॉलो करती है। तो आप मेंटली यंग रहना चाहिए, जैसे यंग लोग सोचते हैं वैसा सोचना चाहिए, वैसा बिहेव करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी उसको फॉलो करे। दूसरा है बिलीफ सिस्टम, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ करके ब्रूस लिप्टन की किताब है, उसके यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत है। ब्रूस लिप्टन सेल्यूलर बायोलॉजिस्ट है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो एक एक सेल कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर वो काम करता है। तो वो कहता है कि हमारे सेल हमारी बिलीफ को फॉलो करता है। इफ़ यू फील दैट यू आर यंग, आपकी बिलीफ ऐसी है कि आप यंग हो, तो आपके सेल फॉलो करेंगे, बाकी कुछ ये नहीं करता है। जीनेटिक का कोई रोल नहीं है, या मिनिमम रोल है, ऐसा ये बोलता है, समझे ना। तो आपके बिलीफ सिस्टम यंग जैसी बना देनी है, तब ये करोगे। मैंने ऐसे लोग देखे 50 साल के, वो अपना व्हाट्सएप से मैसेज भेजना नहीं सीखते हैं, है ना, दूसरे से बोलते हैं, उबेर बुक करना नहीं जानते हैं। अब मैं 75 में एप्पल की हर प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, जो सबसे डिफ़िकल्ट है, जो यंग लोग करते हैं। ऐसा नया नया सीखते रहने की मेरी इच्छा है। अभी मैं कंटिन्यूसली सीखने के मोड में, जो यंग का रहता है। ओल्ड लोग देखना, वो ज़्यादा कुछ सीखने की तमन्ना नहीं होगी उनकी। वो भगवत कथा सुनेंगे, वो भी डर के मारे कि कुछ भला हो जाएगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे, मगर वहाँ कुछ सीख के भी नहीं आते हैं। घर आके तो वही बिहेवियर होता है जो करते रहते, कथा की कोई इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि उनका माइंड ये हो गया है। तो मैंने कहीं एजिंग का डेफिनेशन पढ़ा था, व्हाट इज एजिंग, वेयर माइंड बिकम्स नैरोअर एंड वेस्ट बिकम ब्रॉडर इज एजिंग। तो ज़्यादातर वैसी एजिंग होती वैसे ही होता है एजिंग में, बिल्कुल, है ना। तो अभी मेरा यही सब्जेक्ट है, ला रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ। हम दोनों डॉक्टर है, एक लेडी डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट, और ये वो भी एमडी डॉक्टर है। वो 42 की और 22 की दिखती है, उसका भी 20 साल कम है। हम दोनों इसमें साथ में काम कर रहे हैं एक एजलेस बॉडी के अंदर। अहमदाबाद की गुप्ता ही है वो, किन्नरी गुप्ता। आपने मुझसे बताया कि माइंड, बॉडी और इमोशनल एंड देन आत्मा। तो इसमें सबसे डिफिकल्ट जो हमें लगता है, मुझे लगता है शायद मन को संभालना मुश्किल होता होगा, क्योंकि मन से ही हम अपने माइंड को एक बार आपने इंटेंशन क्रिएट कर लिया ना कि मुझे यंग रहना है, लंबा जीना है, तो कुछ भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। रिजोल्यूशन ज़बरदस्त होना चाहिए कि मुझे 10 साल 20 साल कम दिखना है और मुझे 100 साल जीना है, बस। नहीं, पर अगर आपका मन, तो आपके बाहर के लोगों से दुख रहा है, आपका मन जो परेशान है वो आपके सराउंडिंग्स में और आपकी फैमिली, आपके ऑफिस, ऐसे आपके कलीग्स, इनसे टेक्निक है ना उनको हैंडल करने की। उनको हैंडल करना कैसे? सब टेक्निक है। कितने भी नेगेटिव लोगों के बीच में रहो, आप फिर भी पॉजिटिव रह सकते हैं। टेक्निक है, अपने आप को एक इनविजिबल फील्ड बना के रखने का है पॉजिटिविटी का। चाहे आजू बाजू में कितनी भी नेगेटिविटी रहे, ये शील्ड आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। कैसे उस शील्ड को हम मजबूत रख सकते हैं? एक तो मैं कहा मेरी मन की प्रार्थना है उससे, और दूसरा मेडिटेशन से। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे ना, इतना आपका पॉजिटिव शील्ड बनना शुरू हो जाएगा, जिसको ऑरा हम कहते हैं। ऑरा इज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड रहता है हमारे आजू बाजू। तो जितना पॉजिटिव आपका ऑरा रहेगा, इतना दूसरे की नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगी। आपको लगता है कि वो ऑरा हमें दिखता नहीं है, इसलिए लोगों को बिलीव नहीं होता? इसलिए बिलीव नहीं करते, मगर फोटोग्राफी से पता चलता है ये। आजकल तो इतने मशीन आए जो ऑरा फोटोग्राफी से दिखा देते हैं कि आपका कितना हो रहा है। मैंने अभी चेक कराया था, मेरा 100 फीट लंबा हो रहा है, यानी 100 फीट दूर है वो आदमी मेरे इन्फ्लुएंस में, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में आते हैं। ऐसा मैंने इसमें इंस्ट्रूमेंट से किया है ऐसा। और अभी आपकी पूरी बॉडी के एक एक सेल की बायोलॉजिकल एज चेक करना है, तो उसके लिए भी सिस्टम आ गई है। मैंने वो किताब में लिखा है, 52,000 उसका चार्ज है। अभी मैं वो टेस्ट करवा रहा हूँ। अमेरिका में होती है, मगर यहाँ से ब्लड सैंपल भेज के अमेरिका से रिपोर्ट आता है। तो 72 टाइप्स के रिपोर्ट आते हैं। आपकी से लीवर की एज क्या है, आपकी आंखों के रेटिना की एज क्या है, बाल की एज क्या है, स्किन की एज क्या है, सब कुछ। और आप कितनी स्पीड से एजिंग करते हैं ये भी उसमें बता देते हैं। और कब मरोगे ये भी उससे प्रेडिक्ट हो जाता है। अनलेस यू चेंज दी लाइफस्टाइल, आप वही टाइम पे मरोगे। इतना प्रेडिक्टेबल इंस्ट्रूमेंट आ गया है, इतनी सारी रिसर्च हो गई है ऐसा। एंड देन दे विल एडवाइज यू कि अगर आपको डेथ को प्रोलॉन्ग करना है तो क्या क्या लाइफस्टाइल में चेंज लाओ ताकि आप डेथ को प्रोलॉन्ग करो, क्योंकि अभी तक आपका एजिंग ये स्पीड से हो रहा है ऐसा। आपने आत्मा की शुद्धि के लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हमारे एकल अभियान एकल का। आपको ऐसा लगता है कि क्या ऊपर कोई सुपर पावर है
जो यहाँ पर लोगों को कनेक्ट करती है। कैसे कौन एकल में जुड़ता है, जिसकी आत्मा अंदर से स्वच्छ है, हम तो नहीं जानते किसकी स्वच्छ है किसकी नहीं, कौन करना चाहता है। तो आपको लगता है कि कोई सब ऊपर कोई पावर है, सुपर बिल्कुल, ये पावर जो आत्मा हमें क्या है, कनेक्ट करती परमात्मा है? का ही एक पार्ट है, परमात्मा का ही एक पार्ट है। और आत्मा क्या है, एज ए सुपर इंटेलिजेंस, एक प्रकृति जिसको हम बोलते हैं, जो एकदम जीनियस है, जिन्होंने ये सब कुछ क्रिएट किया है प्रकृति ने, तो उनका भी एक डिज़ाइन रहता है कि इतने इतने लोगों को यहाँ भेजो जो एक अच्छे काम के लिए एक साथ जुड़े। तो इट्स अ डिवाइन डिज़ाइन। मैं यहाँ आज कल के ऑफिस में आया, ये मेरी मर्जी से नहीं आया, मुझे किसी ने भेजा है, किसी ने इंडिकेशन दिया है। आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि डॉक्टर अडिया को यहाँ बुला के इंटरव्यू ले, वो भी ऊपर से ही आपको इंडिकेशन मिला होगा। तो ये डिवाइन डिज़ाइन रहती है कि इतने लोग आके यहाँ पे जुड़ेंगे और समाज का भला करेंगे, इसे तो डिवाइन। आपको लगता है ये डिवाइन इंटेंशन और वहाँ की पावर को भी सबकॉन्शियस माइंड चेंज कर सकता है? सबकॉन्शियस माइंड से आप लॉग इन कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ, वही उसके लिए वहाँ का एक्सेस मिल जाता है सबको। हाँ, एक्सेस मिलता है। उसके लिए एक दूसरा शास्त्र के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जो है पतंजलि योग सूत्र। मैं 2 सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक एजलेस बॉडी के ऊपर, दूसरा पतंजलि योग सूत्र के ऊपर। तो योग क्या है, ज़्यादातर हम योग का शब्द समझते हैं तो रामदेव बाबा के आसन ही दिखते हैं हमको। इट इज़ नॉट योग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द योग, इट इज़ नॉट ए कंप्लीट योग। योग का मतलब होता है लाइफस्टाइल, जो आपको आत्मा को परमात्मा तक लेके जाए और आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ लेके जाए, मोक्ष जिसको कहते हैं वो। तो योग का मतलब ये होता है। योग का लिटरली मीनिंग होता है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना। बट वहाँ जुड़ने का जो रास्ता है उसको भी योग कहते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र है ना, वो रास्ता है। वैसे हमारे बुजुर्ग ने, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें ये जुड़ने का 4 रास्ते दिखाए हैं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग एंड कर्म योग। 4 टाइप के होते हैं। भगवत गीता में हमें जो ज्ञान मिला है वो कर्म योग है। निष्काम कर्म करो। आप यहाँ पे निष्काम कर्म के लिए आए हैं। एकल में जो भी काम करते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, निष्काम कर्म, ये कर्म योग है। एक होता है ज्ञान योग, जो शंकराचार्य जी ने कहा, जो अद्वैतवाद और ये जो है, जो किताबें पढ़ के हम ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान योग है। फिर होता है एक भक्ति योग, जो इस्कॉन वाले भक्ति करते हैं, हरे कृष्णा। ये वैष्णव लोग पुष्टि मार्गी होते हैं, वो भगवान की भक्ति से भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। और एक होता है राजयोग, जिसमें ब्रह्मा कुमारी वाले फॉलो करते हैं, तप का रास्ता। जितने भी हिमालय में साधु बैठे हैं जो तपस्या करते हैं, ये राजयोग वाले हैं। ये पतंजलि योग सूत्र राजयोग का रास्ता है। यानी 4 रास्ते हैं आपको भगवान तक पहुंचने का, सुखी होने का। अब आपको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से डिसाइड करना है कि मुझे इस्कॉन के रास्ते पे, यानी भक्ति में जाके मीराबाई का जैसा भगवान के पास पहुंचना है, प्रहलाद का जैसा, प्रहलाद भी भक्ति योग वाले थे, उनके जैसे रास्ते से पहुंचना है, या ज्ञान योग के रास्ते से पहुंचना है। और उसके बाद फिर कर्म योग, जो अर्जुन ने किया, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वैसे नरेंद्र मोदी तो 4 योग करते हैं, उनका तो 4 रास्ते हैं। निष्काम कर्म भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यानी राजयोग भी करते हैं। वो भक्ति का तो मुझे पता नहीं है, बट ज्ञान योग भी करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, बड़े साधु संतों को मिलते हैं, तो चारों का कम्बिनेशन भी करते हैं। तो ये 4 रास्ते हैं, जिसमें एक रास्ता है पतंजलि योग सूत्र का। तो पतंजलि योग सूत्र मेरी वर्षों से इच्छा थी कि मैं इसको लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई जानता नहीं है। हमारा इतना बड़ा ज्ञान पूरी दुनिया में फैला, हिंदुस्तान में नहीं फैला। आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं, किसी को नहीं पता, पढ़े लिखे लोगों को। मैं इतने सारे एजुकेटेड लोगों को पूछा, किसी को कुछ पता नहीं। और मैंने देखा कि सुखी होने का सबसे अच्छा रास्ता वही है, हमारे सपने पूरे करने का भी और सुखी होने का। फिर मैंने सोचा कि यही सीखते और सिखाते हैं लोगों को। तो पतंजलि योग सूत्र 4 पार्ट में है। पहला है समाधिपाद, जिसमें उसने पूरी थियरी समझाई है कि जीवन क्या है, हमारे जीवन में सुख दुख कहाँ से आते हैं, और इसको उसने क्लेश कहा है। तो ये क्लेशा कहाँ आता है, जहाँ से हमारे दुख शुरू होते हैं, और समाधि क्या है, सुख क्या है, भगवान क्या है, ये सब कुछ उसने पहले में समझाया है, समाधिपाद। बाद में साधनापाद या साधनपाद आता है, जिसके अंदर अष्टांग योग की बात की है। अष्टांग योग यानी 8 टाइप के अंग होते हैं योग के, जिसमें पहला आता है यम, यानी लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। नियम, खुद को कैसे संभालना, अच्छा बनाना, वो नियम फॉर अस। देन आता है योगा, यानी आसन, जो रामदेव बाबा करते हैं, वो एक पूरा योगा का एक पार्ट है, योगा जो बॉडी को कंट्रोल करता है। फिर प्राणायाम, जो हमारी प्राण यानी एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो
पहले आत्मा को कंट्रोल करो यम नियम से, फिर बॉडी को कंट्रोल करो आसन करके, फिर प्राणायाम करके हमारी जो लाइफ एनर्जी है, प्राण ऊर्जा, उसको कंट्रोल करो। उसके बाद प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार यानी हमारी 5 इंद्रिय है, उसको कंट्रोल करना है। जो 5 इंद्रिय से हम इनपुट लेते हैं वो, क्योंकि बाहर ये इंद्रिय को कंट्रोल नहीं किया तो डिस्ट्रैक्शन वाले इनपुट ज़्यादा आएंगे, शांति देने वाले कम रहेंगे, जिसको प्रत्याहार कहते हैं। ये 5वां स्टेप है उसका। छठा है धारणा यानी फोकस। जो भी काम करो उसमें फोकस बढ़ाते जाओ। उसके बाद आता है ध्यान, मेडिटेशन। और मेडिटेशन करते करते एक टाइम पे आप पहुंच जाओगे मोक्ष के, जिसको समाधि कहते हैं। तो ये अष्टांग योग इज ए सेकंड पार्ट ऑफ पतंजलि योग सूत्र। उसका थर्ड पार्ट है वो केवल्य, तीसरा पार्ट है वो केवल्य पादा कहते हैं, जिसमें ये दिखाया है कि ये सब करोगे तो आपके अंदर क्या एक्स्ट्रा पावर आएंगे, सिद्धि बनेगी, यानी मिस्टर इंडिया बन सकते हैं। आप यहाँ बैठे और गायब हो जाओ, कहीं और चले जाओ, दीवार के थ्रू चले जाओ, किसी का माइंड में घुस के उसकी बातें जान लो, उसका माइंड को हैक कर लो, आग पे चलो, पानी पे चलो, एक साथ 3 जगह पे हाजिर हो जाओ। मैं आज यहाँ भी हूँ, दिल्ली में भी हूँ, न्यूयॉर्क में भी हूँ, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ऐसी 30 सिद्धियाँ मिलती है, जिसको विभूति कहते हैं, विभूतिपाद। ये सब करने से मिलती है। मगर वहाँ पतंजलि ऋषि ने कहा कि इससे भ्रम में नहीं पड़ जाना, आपको आगे जाना है, आपका गोल ये नहीं था। ज़्यादातर लोग वहीं अटक जाते हैं। अब ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी करते हैं, वो उनके ही एक्स्ट्रा पावर उसको मेडिटेशन से मिला है, उसके वजह से वो दूसरे की बात जान लेते हैं। ऐसी 30 एक्स्ट्रा शक्ति है, माइंड पावर है, जो ये रास्ते से आपको मिल सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने कि एक ही पर्सन 2-3 जगह पहुंच जाता है। तो ऐसा कोई हमारे पास लाइव एग्जांपल है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में सब लिखा है। ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंसा योगानंदा की बुक है, दुनिया में सबसे फेमस बुक है। 100 साल से वो बेस्ट सेलर के लिस्ट में अमेरिका से पब्लिश होती है। वो जो परमहंसा था, खुद ऐसे थे, उनके गुरु ऐसे थे, जो एक साथ 3 जगह पे 4 जगह पे मिलते हैं। वहाँ पे लिखा है ये सब चीज़ें। एक और किताब है स्वामी रामा की, लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स। हमारे बहुत सारे हिमालयन योगीज है ऐसे जो ये करके दिखाते हैं कि वहाँ भी बैठे और यहाँ आके पृथ्वी पे, यानी संसार में आके कुछ किसी को मिल के चले जाते हैं वहाँ भी बैठे और यहाँ भी है। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में सब जगह है। तो एक साथ 2 जगह पे 3 जगह, बट ये सब ये पतंजलि योग सूत्र के रास्ते से आता है। बट वो भी इंटरनल क्या बोलते हैं, इंटरिम स्टॉप है। वहाँ पे रुकना नहीं है आपको, अल्टीमेट स्टॉप है कि भगवान के साथ जाने का, पहुँचने का, मिल जाने का। अच्छा, दूसरी बात है ये गाड़ी, बंगला, पैसा, सुख, ये सब रास्ते में ऑटोमेटिक मिल जाता है। पतंजलि योग सूत्र में जाओगे ना, आगे ये तपस्या करोगे ना, तो ये सिर्फ चीज़ों के लिए आपको विजन बोर्ड नहीं बनाना पड़ेगा, गोल नहीं रखना पड़ेगा। आपके जो भी ऐसे इच्छा है, जो भी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होने लगेगी। ये सब टेक्नोलॉजी आपको बाईपास कर दोगे आप, ऐसा होता है। ये पतंजलि योग सूत्र से होता है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी, जो मेरे बहुत साल से सवाल रहा करता था, कि पाप पुण्य की बात होती है, कर्म का सिद्धांत होता है, पाप करो तो नर्क मिलता है, पुण्य करो तो स्वर्ग मिलता है। तो ये रिकॉर्ड कौन रखता है, कौन से फॉर्मेट में रखता है? और वो रखता है सिर्फ वो चित्रगुप्त है, वो सिर्फ हिंदुओं का रिकॉर्ड रखता है, या मुस्लिम, क्रिश्चियन, चाइनीज सबका रखता है, अफ्रीकन, और रखता है तो कौन से फॉर्मेट में रखते हैं? अगर कागज़ पेन से लिखते हैं तो कितना बड़ा वॉल्यूम होता होगा, और कंप्यूटर में रखते हैं तो भी कितना बड़ा वॉल्यूम होगा, उसका सर्वर कितना बड़ा होगा, और क्या वहाँ हम पहुँच सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, क्या उसको हैक कर सकते हैं? ये मेरे मन में बहुत सालों से सवाल था, जवाब यहाँ मिला। आप जाके हैक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपना कर्म के बंधन को, पतंजलि योग सूत्र के रास्ते से। ये सब कुछ होता है। तो बहुत सारे सवाल के जवाब मुझे मिले पतंजलि योग सूत्र में। बोला वाह, ये तो मुझे बहुत पहले सीखना चाहिए था। तो ऐसा हमें ऐसा लगता है कि जब हम इस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं सब लोगों के बीच में, और अपना डेली का काम भी कर रहे हैं, स्ट्रेस है, इतना काम है बहुत सारा, किसी को जॉब का, किसी को काम का, बच्चों का, फैमिली का, घर का, इतना स्ट्रेस है। तो हमने सुना है कि ये जो योग, जैसे आप बात कर रहे हो पतंजलि योग सूत्र, और किसी भी ये योगी लोग करते हैं, ये बिल्कुल जो संन्यास लेकर चले गए हैं वही कर सकते हैं। क्या ये ऐसे हम लाइफस्टाइल में जी के कर सकते हैं? कर सकते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए पतंजलि योग सूत्र में उसने कलेशा के कुछ कारण लिखे। कलेशा यानी हमारे जीवन के दुख के कारण लिखे। उसमें सबसे पहला कारण लिखा है अविद्या। अविद्या यानी इग्नोरेंस, अविद्या। तो क्या इग्नोरेंस है कि जो टेम्पररी है उसको हम परमानेंट समझते हैं, जो परमानेंट है उसको टेम्पररी समझते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा इग्नोरेंस है। ये गाड़ी आपके पास है
ये टेम्पररी है परमानेंट है? गारंटी है कि 100 साल रहेगी, ये कल नहीं चली जाएगी? आपका शरीर परमानेंट है टेम्पररी है? ये भी चला जाएगा, टेम्परेरी। रिलेशनशिप ये भी ख़त्म हो जाएगी, मगर उसको हम परमानेंट समझते हैं। और हमारा काम फोकस क्या रहता है, ये टेम्पररी चीज़ों को ही जमा करने में ही हमारा दिन चला जाता है। सुबह से शाम तक हम स्ट्रेस को इसलिए क्रिएट करते हैं, ये टेम्पररी चीज़ है जो साथ में लेके नहीं जा सकते, कभी भी कम हो सकती है। अगर इसमें से ही सुख मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपके पास गाड़ी नहीं रहेगी तब आप दुखी हो जाओगे। आपको बड़े घर में सुख मिलता है, जिस दिन वो बड़ा घर चला जाएगा आप दुखी हो जाओगे। तो ये टेम्पररी सुख के रास्ते हैं ना। रिलेशनशिप है आपका अपने हस्बैंड के साथ, आप परमानेंट मानते हो, मगर जिस दिन वो नहीं रहेगी तब आपका दुख शुरू हो जाएगा। अभी सुख ये कर रहे हैं, तो हम जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में वो गलत जगह पे कर रहे हैं। टेम्पररी चीज़ों के लिए, परमानेंट चीज़ों के लिए कुछ कर नहीं रहे। मैं आपको पूछता हूँ कि आप जिंदा है या जी रहे हैं, बताइए। आप अभी जिंदा है या जी रहे हैं? जिंदा है। जिंदा है। ये सब सामान जिंदा रहने के लिए काम में आता है या जीने के लिए काम में आता है? ये जीने के ये जिंदा रहने के लिए काम में आता है। और हम सब जिंदा रहने का सामान जमा करने में हमारी जिंदगी पूरी कर देते हैं, जो टेम्पररी है। ये साथ में लेके जाने की कोई फैसिलिटी भी नहीं है। गाड़ी बंगला ये सब कुछ अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं हुई क्या अगले जन्म तक लेके जा सकते हैं। 99% लोग जिंदा रहने का सामान जमा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, फिर दुख में चले जाते हैं, फिर वो अध्यात्म में बाबा साधु भगवान दोहरा धागा तावीज चक्कर में पड़ जाते हैं, मन्नतें ये सब चीज़ों में। क्योंकि सबसे पहला कारण ये है कि अविद्या है। टेम्पररी को परमानेंट मान लिया, परमानेंट को टेम्पररी मान लिया। जो टेम्पररी है उसके पीछे भाग रहे परमानेंट समझ के। ये ज़्यादा बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ज़्यादा पैसा, ऐसा है। ठीक है, तो ये इग्नोरेंस से सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, ये जिंदा रहने का जो सामान है ना वो जीने के काम में नहीं आता है। और जीने के लिए जो सामान चाहिए ना वो जिंदा रहने के काम में नहीं आता है। तो हमें कहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिंदा रहने के लिए या जीने के लिए? हम कोई जी तो नहीं रहे, जिंदा रहने का सामान इकट्ठे करने में दौड़ में लगे हुए हैं। जीने का सामान जो साथ में आ सकता है। अच्छा, बहुत छोटा बच्चा रहता है, उसको गाड़ी बंगला पैसे से कोई मतलब नहीं होता है। वो आपको किस चीज़ का सवाल पूछता है? आपको सवाल पूछता रहता है ना, किस चीज़ का पूछता है? ज्ञान का पूछता रहता है। मम्मी ऐसा क्यों होता है, मम्मी ऐसा क्यों होता है? तो जीने के लिए जो एक ही चीज़ की ज़रूरत है वो ज्ञान की होती है, जो साथ में आता है, नेक्स्ट जन्म तक जाता है। हम ये जन्म में जो भी ज्ञान जमा किया ना वो अगले जन्म में भी मैनिफेस्ट होता है, जिसके लिए हम मेहनत नहीं करते, इसके लिए करते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र का बेस ही यही है कि अविद्या, इग्नोरेंस, ये इग्नोरेंस जब तक दूर नहीं होगी ना, ये स्ट्रेस और ये सब कुछ लोगों में चलता रहेगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ छोड़ दो, बट सबके लिमिट समझो। मान लीजिए आपके पास अभी 100 करोड़ रुपया का वर्थ है, अभी आपको जो सुख मिल रहा है, और 1000 करोड़ हो जाएगा तो गारंटी है कि आपका सुख भी 10 टाइम ज़्यादा हो जाएगा? कोई गारंटी है? नहीं है ना, है ना। बंगले में, बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, कोठी में, यहाँ पंजाबी बाग में, क्या वो झोपड़पट्टी में रहने वाले से ज़्यादा सुखी है? उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और झोपड़े में रहने वाले दोनों में बहुत फर्क है क्या, कि उनके बहुत अच्छे और इनका ये है? गारंटी है कि बड़े घर में गए तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ठीक और अच्छे हो जाते हैं? कोई गारंटी नहीं है। तो अविद्या ही तो है ना, जो चीज़ हमें सुख नहीं दे सकती है, जो आगे जाके दुख में डालती है, उसके पीछे तो पड़े है। जनरली उल्टा ही देखा है कि उल्टा ही जो देखा ज्यादा है। बड़े में जाता वही। है वो दुखी ज्यादा रहता है। ज़्यादा दिख, तो वही कहता हूँ कि ये अज्ञानता ही मेन कारण है हमारे सभी प्रॉब्लम का। तो सही ज्ञान अभी तक किसी ने नहीं पहुँचाया। अच्छा, एक बात, अभी पॉलिटिशियन के ऊपर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है? ट्रस्ट। डॉक्टर के ऊपर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। बिजनेसमैन के ऊपर भरोसा कम होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के ऊपर भरोसा कम होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। हम सब कुछ कम होती जा रही है। तो इतना ज्ञान हमारे देश में फैला है और ये सब चीज़ में डिटोरिएशन क्यों है? क्योंकि सही चीज़ किसी ने बताई नहीं है। सही चीज़ किसी ने बताई नहीं है। जो इस सही कंफ्यूजन को बैलेंस कैसे करें? वही पतंजलि योग सूत्र में हम सिखाने वाले हैं इसका बैलेंस कैसे। पहले तो ये बेसिक यहाँ से पूरा सेटिंग चेंज कर दो कि टेम्परेरी क्या है, परमानेंट क्या है, उसको समझ लो। जिंदा रहने का सामान क्या होता है, जीने का सामान क्या होता है, फिर डिसीजन लो कि मुझे सिर्फ जिंदा रहना है या मुझे जीना है। अगर जीना है तो जिंदा रहने के सामान के ऊपर लिमिट रखो अपनी,
घर चाहिए, ऐसा नहीं कि रास्ते पे जिंदा रह सकते हैं। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, रिस्पेक्टेड इनकम चाहिए, लविंग रिलेशनशिप चाहिए, जिंदा रहने के लिए सब कुछ, मान सम्मान चाहिए, ये सोशल वर्क चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट कितना, वो डिसाइड करिए। और बाकी का समय वो जीने का काम में आता है, उसके ऊपर भी निकालना शुरू करिए। और ये ऐसी रेट रेस में मत जाइए कि यही चीज़ आपको दुखी कर दे। रेमंड का एग्जाम्पल पता है, विजय पथ सिंघानिया, बेटे को घर से निकाल दिया, 10,000 करोड़ का मालिक कैमरे के सामने बोलता है मेरा बेटा नालायक है। बाप ऐसा बेटे के लिए बोलता है तो कहीं तो गलती हो गई होगी ना। टेम्पररी चीज़ों को परमानेंट समझ के भाग रहे थे, खुश हो रहे थे, हमारा इतना बड़ा एम्पायर है, कंप्लीट मैन। रेमंड इनकम्प्लीट लाइफ में जी रहे, कंप्लीट मैन। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगी। तो जब से मैं पतंजलि योग सूत्र समझा ना, मैं सोचा यार ये सेवा का बड़ा काम है। अब मैं फ्री में सिखाने वाला हूँ। आपने मेरा माइंड पावर पैसा दे के अटेंड किया होगा, अब मैं आपको ये पतंजलि योग सूत्र फ्री में सिखाने वाला तो हूँ। ये आप अपने समाज सेवा का सिखाने वाले। मेरा ये एंगल रहेगा, और लाखों करोड़ों लोगों को। और भगवान ने मुझे एक यूएसपी दिया है, कोई भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को मैं सिंपल बना देता हूँ। पतंजलि योग सूत्र इसलिए लोगों तक नहीं पहुँचा कि वो डिफ़िकल्ट है, अब मैं उसको सिंपल बनाने जा रहा हूँ। मेरी वो जो किताब आएगी पतंजलि योग सूत्र की, वो प्रेरणा का जन्ना से ज़्यादा बड़े रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। प्रेरणा का जन्ना 1.5 मिलियन बिकी हुई है, इससे ज़्यादा बिकेगी, ऐसा है। तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी। अभी थोड़ी देर पहले आपने एंगर मैनेजमेंट की बात की थी, एंगर मैनेजमेंट सीखना होगा। ये बहुत बड़ा इशू है, लोगों को एंगर मैनेज नहीं करना आता, तो गुस्से में बोले हुए जो शब्द होते हैं उससे वो रिलेशनशिप भी खराब कर लेते हैं। उसी से मुझे लगता है ये चारों चीजें खराब होती है। घाव ठीक भी नहीं होता है कभी, ठीक नहीं होता। बहुत बहुत बुरे घाव होते कैसे हैं। कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? कोई ऐसे क्विक टिप्स, जब बहुत गुस्सा आता है तो हम ऐसा क्या करें कि हाथों हाथ अपना हम एंगर को मैनेज कर पाए, उस टाइम कंट्रोल कर पाए? एंगर में हम एक्शन लेने का 3 जगह पे बताते हैं। एक तो गुस्सा आने के पहले, दूसरा गुस्सा चल रहा है तब, और तीसरा गुस्सा ख़त्म होने के बाद। तीनों पे अलग अलग एक्शन होते हैं। गुस्सा आने के पहले, जैसे 7 हैबिट किताब में लिखा है, बी प्रोएक्टिव, पहली हैबिट है। तो जितना ज़्यादा आप प्रोएक्टिव बनोगे, गुस्सा क्या है, रिएक्टिव बिहेवियर है, तो जितना ज़्यादा प्रोएक्टिव बनोगे इतना ऑटोमेटिकली आपका रिएक्टिव बिहेवियर कम हो जाएगा, यानी गुस्सा डाइल्यूट होने लगेगा। तो मतलब हम बाद में बात करें, उस समय बात नहीं करें? हाँ, ऐसा वो वाला। समय पे रुक जाने का, सोच समझ के रिस्पॉन्स देने का, प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करने की है। दूसरी बात है कि इसके कितने डेंजर है हमें समझना है। जितने भी ज़्यादा बीमारियाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, सब एंगर की वजह से होती है। ANGER, एंगर के आगे D लगा दो, क्या बन जाता है, डेंजर, है ना। बहुत सारी जगह पे डेंजर है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, हर जगह डेंजर है। आप अगर गुस्से वाले नेचर है तो आप मेडिटेशन पे जा ही नहीं सकते। स्पिरिचुअल लाइफ में लफड़ा हो गया। उसके बाद पर्सनल लाइफ में आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप एजिटेटेड रहोगे, हेल्थ के इश्यूज होंगे, ये सब होगा। सोशल लाइफ में रिलेशनशिप बिगड़ती जाएगी एंगर की वजह से। तो हर जगह पे डेंजर है। तो ये डेंजर को आपको समझना है। फिर आपको ये देखना है कि अभी तक आपके लाइफ में कितना नुकसान हुआ है, कितना डैमेज हुआ है अभी तक का, और उसका ट्रिगर पॉइंट क्या था। ज़्यादातर 1 या 2 ट्रिगर पॉइंट होते हैं हमारे, जो ट्रिगर की वजह से हम गुस्से होते हैं। जैसे मेरे फादर को बहुत गुस्सा आता था, ज़्यादातर एक ही बात पे, मैं सुबह उठ के जल्दी नहाता नहीं था, और उनका एक ऑब्सेशन था, बिलीफ थी कि जल्दी उठ के नहा लेना चाहिए। 9-10 बजे तक मैंने नहाया नहीं तो मेरे को मारना शुरू कर देते थे। मैंने मैक्सिमम मार खाया मेरे फादर से जल्दी नहीं नहाने के ऊपर। उनका वो ट्रिगर पॉइंट हुआ करता था, समझा ना। ऐसा सबका एक ट्रिगर पॉइंट रहता है। तो आपको वो ट्रिगर को पहचानना पड़ेगा कि वो ट्रिगर आए तो उसको कंट्रोल करना है प्रोएक्टिवली। रिएक्टिवली क्या होता है, जैसा ट्रिगर आया हमारा रिएक्शन शुरू हो जाता है, रिएक्टिव बिहेवियर स्टार्ट होता है। तो ट्रिगर को पहचानना है, और जब भी ट्रिगर आए तो अपने आप को कमांड देना है, स्टॉप स्टॉप या शांति शांति करके कर देना है, उसको ट्रिगर को ही रोक देना है। तो और मेडिटेशन जितना ज़्यादा करोगे ना, इतना आपका एंगर कम होता जाएगा, क्योंकि इट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर ऑफ आवर ब्रेन। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है कि हमारा फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली लो लेवल पे काम करना शुरू करती है। तो जितना रिलैक्सेशन मेडिटेशन लाइफ में आएगा, वहाँ पतंजलि योग सूत्र का फिर रोल आता है। तो आपका धीमे धीमे शांत हो जाएगा। फिर आता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मान लो गुस्सा आ गया, तो क्या करना है। तो जैसे कहा ना, वो हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस है,
तो आप जैसे अलर्ट हो गए कि हाँ अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं किसी को कुछ बोल दूंगा या मार दूंगा, तो बैठ के डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर देना है, या 1 to 10 या 10 to 1 गिनने का शुरू करना है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो सडनली हमारा ये इमोशन शांत हो जाता है। हमारी वेगस नर्व होती है ना, ये सिंपैथेटिक नर्व होती है, जो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है जो हमें शांत करती है। तो डीप ब्रीदिंग करने से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और हमारी पूरी पैरासिस्टमेटिक सिस्टम होती है वो शांत हो जाती है। तो डीप ब्रीदिंग करना है, या वहाँ से हट जाना है इमीडिएटली। मान लो किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो वहाँ से निकल के दूसरे कमरे में चले जाना है और दूसरे कमरे में जाके चिल्लाना है, दीवार पे मारना है, जो भी करना है करो, वहाँ से निकल जाना है। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती है जो आपको इमीडिएटली काम में आती है जब गुस्सा चालू हो जाता है। तब गुस्सा ख़त्म होने का एपिसोड ख़त्म होने के बाद क्या होता है, आपने ऑलरेडी कुछ डैमेज कर दिया होता है, तो डैमेज कंट्रोल, सामने वाले को या बोल दिया, कुछ मार दिया, तो सॉरी बोलना, उनको मनाना, माफ़ी मांगना, ये सब डैमेज कंट्रोल से होता है। तो तीनों लेवल पे धीरे धीरे काम करने से क्या होता है कि आपका एंगर कंट्रोल में आएगा। आपने पूछा तो याद है, मेरी किताब है 9 ways to manage your control, और मेरे पास एक फ़ोटो है जिसमें नरेंद्र मोदी के हाथ में मेरी किताब है। मैं दिखाऊंगा कभी आपको, मैं दिखाता हूँ मेरे प्रेजेंटेशन में। तो उनको हमने प्रेजेंट किया तो उन्होंने ऐसा फ़ोटो दिया था, और वो काम कर रहे हैं और बाजू में एंगर मैनेजमेंट की मेरी किताब पड़ी है टेबल पे। ऐसा भी मेरे पास फ़ोटो है, बस उसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उसको बहुत पर्सनली जानता हूँ, कभी गुस्से नहीं होते हैं। ये तो हमने गिफ्ट किया तो वहाँ टेबल पे पड़ी थी और हमने फ़ोटो खींच लिया, ऐसा है। तो एंगर की ये बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताते हो, तो ऐसा क्या है जो हम क्विक टिप्स कुछ ऐसे दीजिए जो हम अपने डेली लाइफ में चेंज लाएं और अपने टाइम को मैनेज करके बढ़ा सके अपने समय को। पावर ऑफ डेलीगेशन को समझ लीजिए। हमारे जितने भी काम हैं ना, उसमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारा काम दूसरा भी कर सकता है, और कुछ काम है जो हमें ही करना पड़ता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना सीख लीजिए कि आज मुझे काम करना है, वो कितने ऐसे हैं जो दूसरे से मैं करवा सकता हूँ, डेलीगेट कर सकता हूँ, और कितने काम है जिसमें मेरी प्रेजेंट जरूरी है। तो सिर्फ इतना भी डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो लिस्ट बना के बोल दो अपने सबॉर्डिनेट को, फ्रेंड को, मदर को, फादर को, बच्चे को, किसी को। इलेक्ट्रिक का बिल भरने को जाना, हम नहीं गए तो भी वो तो हो जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे काम है जो हम उसमें उलझे रहते हैं, तो हमारे इंपॉर्टेंट काम जिसमें हमारी ज़रूरत है वो रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि किस में मेरी ज़रूरत है, किस में नहीं है, वो काम डेलीगेट कर लो। दूसरा ये होता है कितने काम ऐसे हैं कि जो बहुत अर्जेंट है, मुझे अभी करना है, उसको पहले कर लो, और जैसे वो ख़त्म हो गया बाकी के काम करो जो आपको ही करना है। तो सिंपल टाइम मैनेजमेंट का फंडा है कि बस इतना करोगे ना तो आपके पास बहुत टाइम हो जाएगा, ऐसा होता है। दूसरी बात क्या, हम इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। इसको कट डाउन करिए। ये सबसे हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट का दुश्मन है। हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम से जाना है, एक पोस्ट देख लिया, मज़ा आ गया, उसमें से दूसरे में घुस गया, तीसरे में घुस गए, आधा घंटा कहाँ चला गया, लेट हो गया, पता ही नहीं चलता है। ये राक्षस है ना, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा हमें। मालूम है स्टीव जॉब को उसकी इंटरव्यू में लिखा है उनकी किताब में कि इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने अपने बच्चे को कौन सा फ़ोन दिया है, तो बोलता हमने अभी तक दिया ही नहीं, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड दिस मॉन्स्टर, आई नो व्हाट हार्म इट कैन डू टू माई चिल्ड्रन। उसने अपने टीनेजर बच्चों को स्मार्टफोन को हाथ भी नहीं लगाने दिया था, जिसने क्रिएट किया वही। मगर हम पागल है कि उनकी क्रिएशन हम यूज़ कर रहे हैं और अपने आप को नुकसान कर रहे हैं ऐसा। तो इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए। बहुत टाइम ख़राब करता है ये चीज़ें। आजकल तो डिजिटल फास्टिंग, एक नई फास्टिंग चालू हो गई है। एक दिन पूरा दिन फोन को हाथ ही मत लगाओ, डिजिटल फास्टिंग, डिजिटल डिटॉक्स आने लगा है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ अभी तो नई दुनिया में नई चीज आ गई। डिजिटल डिटॉक्स के सेशंस होने लगे हैं, लोग जाते हैं ना विपासना केंद्र और ये सब, वहाँ पर ये होता है। हाँ विपासना जरूर करिए, वेरी गुड थिंग। तो थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र आर्य जी, माय प्लेजर। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हमने इनसे जाना। टाइम मैनेजमेंट, सबकॉन्शियस माइंड में हम बहुत डीप चले गए और हमने टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। पतंजलि योग सूत्र के बारे में, एजलेस बॉडी, और बहुत सारी नई नई चीज़ें जो सर करते जा रहे हैं और स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेशली एजलेस बॉडी का एग्जाम्पल होकर एजलेस बॉडी पे काम कर रहे हैं वो। हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में जाना। एकल के बारे में उन्होंने बात करी, शुद्धि करने लोग एकल में जुड़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं उनसे और एकल के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख सकते हैं।
और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एकल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आत्मा की हेल्थ वहीं से मिलेगी आपको। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी डोनेशन देता हूँ, टाइम भी देता हूँ, मैं हर फंक्शन में आता हूँ जहाँ भी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ऐसी जगह होती है, अच्छा कहाँ लगता है बिना मतलब का जाके कुछ करे, अपनी प्रेजेंस दे या कुछ काम करे, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, सुख ज़्यादा है उससे मिलता है। आप भी एकल के साथ जुड़िए। थैंक यू, बाय बाय।